गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस यानी सोसाइटीज़। इससे पहले हमने इंडिविजुअल ओनरशिप के बारे में पढ़ा, फिर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा। अब हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है? स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय large scale industries as a result of industrial revolution. The wealth began to concentrate in few hands. It divided the society in two classes, the capitalist and the poor. The capitalists tried to exploit the poor through long working hours, poor wages, bad working conditions, etc. Similarly, with the expansion of market from the local to national and international boundaries, there appeared a very long chain of middlemen and intermediaries in the channel of distribution, trying to link the primary producer and the ultimate consumer. देखिए, स्मॉल स्केल पहले बहुत जगह छोटी छोटी जगह काम होता रहता था, जैसे बुनाई या कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है और उसको वहीं बेच देते थे। पर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी छोटे छोटे जो लोग वर्कर्स काम करते थे उनको हायर कर लिया गया, उनसे फैक्ट्रीज़ में काम कराया गया, ठीक है, और उनके बहुत लेबर ली गई, वर्किंग आवर्स उनके बहुत ज़्यादा हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, दो तरह के लोगों में सोसाइटी बट गई। कौन कौन सी? एक तो कैपिटलिस्ट जो कि पैसा दे रहे हैं, लेबर से काम करा रहे हैं, और एक पुअर जो कि काम कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का एक्सपेंशन हुआ लोकल से नेशनल, यानी पहले गांव में अगर कोई अचार बना रहा है तो वो वहीं पे ज़्यादा दूर तक नहीं पर मार्केट में चला जाता था फटाफट। अब क्या करते हैं, कोई कंपनी खड़ी हो गई, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया, फैक्ट्री में बुलवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, उनकी कहीं ना कहीं जो जिनके पास पैसा था उन्होंने पुअर जो थे जिनके पास पैसा नहीं है उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसलिए इसे कैपिटलिस्ट और पुअर में डिवाइड किया गया है। तो इसमें ये कहा है कि जो मार्केट का एक्सपेंशन हुआ लोकल से नेशनल फिर इंटरनेशनल, इसमें एक बहुत लंबी चेन बनी मिडल मैन और इंटरमीडिएटर्स की। मतलब जिसने एक्चुअली, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं एग्रीकल्चर से, जिसने अनाज उगाया है वो तो बहुत पीछे रह गया, उसके बीच में इतने सारे लोग आ गए जब तक वो मार्केट पहुंचा अनाज। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस आ गया, ठीक है। मार्केट मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। दिस क्रिएटेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिफरेंसेस इन द टू प्राइसेस, प्रोड्यूसर प्राइस एंड द प्राइस एट विच अल्टीमेट कस्टमर गेट द प्रोडक्ट। इससे क्या हुआ कि जैसे कि एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में जो डिफरेंस हुआ वही डिफरेंस प्राइस में आ गया। आज अगर कोई खेती करके अनाज पैदा कर रहा है और अल्टीमेटली हमें वो आटे की फॉर्म में मिल रहा है, तो उस अनाज के प्रोडक्शन में और वहाँ पे हमें जो मिल रहा है प्राइस में हर तरीके से बहुत डिफरेंस आ गया। अनाज ही नहीं, आप दालें ले लीजिए, सपोज़ कीजिए कि गेहूं की बात नहीं कर रहे, अगर आप दालें भी लें तो दालें जो प्रोड्यूस हो रही हैं और जिस प्राइस पे हमें मिल रही हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। The hardship suffered by exploited class compelled it to unite for their economic lift through self and mutual help. The cooperative movement was evolved. The industrial cooperative and consumer cooperative societies were developed in Germany. Later on, it spread all over other countries of the world. Definition of cooperative organization. अब cooperative organization होती क्या है? देखिए, it is a form of organization wherein persons, irrespective of caste, creed, and religion, voluntarily associate together as human beings on the basis of equality for the fulfillment of their common economic interest. Basically, cooperative organization वो होती है जिसमें लोग डिपेंड नहीं करता कि वो किस कास्ट के हैं, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन धर्म के लोग एक साथ एसोसिएट होते हैं, यानी काम करते हैं
एज अ ह्यूमन बीइंग, और अपनी वो काम कैसे करते हैं, और इक्वलिटी के बेस पे, मतलब उनको बराबरी का हक दिया जाता है, और वो अपनी आर्थिक जो उनकी कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन है, उसको फुलफ़िल करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे 10 लोगों का ग्रुप बन गया, अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो 10 लोग किस कास्ट के हैं या फिर उनका धर्म क्या है, वो सब काम कर रहे हैं, इक्वल हैं वो, और वो सब काम कर रहे हैं सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of democratically controlled organization making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है वो ये कहा है कि ये एक एसोसिएशन होती है पर्सनस की, लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वो है वॉलेंट्री ज्वाइन टुगेदर, जो कि इंस्टेंटली जिनको जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं अपनी इकोनॉमिक, अपनी आर्थिक स्थिति के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सबने अलग अलग डेफिनेशन दी, जैसे मिस्टर एन बैरो ने अलग डेफिनेशन दी। तो जो सिंपल डेफिनेशन जो उसकी बनी वो वही बनी जो हमने सबसे पहले पढ़ी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिकली वीक पर्सन हु वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वलिटी एंड म्यूचुअल सर्विस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती हैं जहाँ पे इकोनॉमिकली वीक पर्सन, यानी वो लोग जुड़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती या बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है, वो एक साथ जुड़ते हैं ताकि वो अपनी आर्थिक चीज़ों को या अपनी आर्थिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। अब जो डेफिनेशन है उसमें illustrate the distinctive characteristic or the principles of cooperative organization। कुछ cooperative organization की characteristic है, जैसे if we have common need, एक common वजह होना चाहिए लोगों की साथ में काम करने की, it's full realization by all, और उसका सबको एहसास होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, willingness to seek the common objective by joint action, प्लस इसमें कहीं ना कहीं टीम वर्क भी आ ही जाता है, क्योंकि सबको एक दूसरे की, सब अगर जॉइंटली काम नहीं करेंगे तो वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। तो ओनली मेथड इज़ कॉपरेशन। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही मेथड है, कॉपरेशन। कोऑपरेटिव स्पिरिट इज़ द हार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है वो किसका हार्ट है? बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मतलब अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करके ग्रुप में काम किया जाएगा तो उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। ईच शैल वर्क फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज़ द मोटो फॉर ऑफ कोऑपरेशन। तो इसका जो टैग लाइन है या मोटो है कोऑपरेशन का वो ये है कि ईच शैल वर्क फॉर ऑल, सबको, हर एक को सबके लिए काम करना है, एंड ऑल फॉर ईच, और सबको हर एक के लिए काम करना है। ठीक है, हर एक को सबके लिए काम करना है और सबको हर एक के लिए काम करना है, ये इसका मोटो रहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। द मेंबर्स सप्लाई द कैपिटल, मैनेज द बिजनेस एंड शेयर ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जो मेंबर्स हैं वो सप्लाई करते हैं कैपिटल को, बिजनेस को मैनेज करते हैं, और जितने भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होते हैं वो इक्वली शेयर कर लेते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो होता है टू प्रमोट सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल असिस्टेंस अमंग मैन ऑफ मॉडरेट मीन्स एंड इनकम हैविंग नीड्स एंड इंटरेस्ट इन कॉमन। सच मैन आर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, स्मॉल आर्टिशियन
एग्रीकल्चर्स एंड मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास। तो अगेन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बताया, जो कि हम पहले भी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, इसी चीज़ को वो रिपीट कर रहे हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो होता है सेल्फ हेल्प, यानी खुद की मदद करना, खुद की मदद करना और एक दूसरे की मदद करना एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, मतलब एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, कौन से लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं? वो लोग इंक्लूड होते हैं जिनकी कॉमन नीड्स होती है, लो इनकम होती है और कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं, फैक्ट्री के जो वर्कर होते हैं वो हो सकते हैं इसके अंदर, स्मॉल आर्टिशियंस हो सकते हैं। स्मॉल आर्टिशियन जो कि आपने कभी देखा होगा पत्थर वगैरह पे काम करते हैं, या जो पेंटर्स होते हैं ये एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं इसमें, यानी खेती जो करते हैं फार्मर्स वगैरह हो सकते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास। ओके, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल सुपरविजन, सेल्फ रिलायंस, spontaneity and equality are the 5 pillars of cooperative organization, and cooperative spirit is the backbone. तो cooperative organization के 5 पिलर हैं, कौन कौन से? 5 पिलर्स। पहला, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट। सेकंड, म्यूचुअल सुपरविजन, सब कुछ एक दूसरे की देखरेख में होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी, काम की कंटिन्यूटी भी बनी रहनी चाहिए, या इंस्टेंटली कोई काम आ जाता है तो वो भी होना चाहिए। एंड इक्वलिटी, और एक बराबरी होनी चाहिए, किसी भी वर्कर में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एक हमने बेसिक आइडिया ले लिया है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का। एक आइडिया और ले लेते हैं हम इसमें। देखिए, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का हम जब आइडिया ले रहे थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। अ मेंबर कैन कंट्रीब्यूट हिज मेंबरशिप एज लॉन्ग एज ही डिजायर्स and can withdraw his capital and discontinue his membership by giving a notice। ठीक है, तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मेंबर अपनी मेंबरशिप को कंट्रीब्यूट कर सकता है जितना वो चाहता है। यानी अगर आपको इस सोसाइटी में काम करना है तो जब तक आप चाहते हैं तब तक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कल से मुझे नहीं करना है इस सोसाइटी में काम, तो आप अपना जो पैसा है उसको ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और उसकी मेंबरशिप को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं एक नोटिस सर्व करके। क्लियर? ओपन मेंबरशिप, देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ open membership, there is no limit to its members. Membership is open to all adults, whether men or women, rich or poor, without any distinction of caste, creed and religion. Value of each share is quite less, which a poor can also afford. देखिए, ओपन मेंबरशिप का क्या मतलब है कि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है मेंबर्स की, यानी मेंबरशिप कोई भी ले सकता है। एडल्ट बड़े ले सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, रिच और पुअर, गरीब और अमीर कोई भी ले सकता है, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, यानी डजेंट मैटर उसकी कास्ट रिलीजन क्या है। वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज़ क्वाइट लेस विच अ पुअर कैन ऑल्सो एफोर्ड।
इसमें हर शेयर की जो वैल्यू होती है वो इतनी कम होती है कि कोई भी गरीब इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है, इसकी मेंबरशिप को, इतनी कम होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी कम होती होगी कि गरीब इंसान भी इसकी मेंबरशिप अफोर्ड कर सकता है। इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, देखिए इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट में आता है द मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स ऑफ इक्वालिटी. Every member can cast only one vote irrespective of the number of shares he may hold. A man having only one share can become the president of the cooperative organization. Generally the management is honorary. देखिए इसमें मैनेजमेंट बेस्ड होता है ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन्स ऑफ इक्वालिटी, मतलब हर मेंबर सिर्फ एक वोट कास्ट कर सकता है, डजेंट मैटर उसके पास कितने सारे शेयर हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए 20 लोग हैं, एक के पास तो 40% शेयर है, बाकी के पास कम है, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बार वोट दे सकता है, सब इक्वली एक वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर ही मे होल्ड, ओके। अ मैन हैविंग ओनली वन शेयर कैन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 40% शेयर है वो इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बन गया, नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बल्कि जिसके पास 5% शेयर है वो भी इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बन सकता है अगर लोगों ने उसको सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं तो। क्लियर? प्रॉफिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगेन the objective of cooperative society is to promote self-help and mutual assistance and thus to serve the members and not to earn profit. जैसा कि आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि ये बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी होती है जो लोगों की हेल्प कर रही है। तो जहाँ पे हेल्प वर्ड आ जाती है, भले वो खुद की हेल्प हो, वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस हट जाता है। तो इसमें भी प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इसमें इम्पॉर्टेंट होती है कि आप खुद की मदद कैसे कर रहे हैं, दूसरों की सहायता, आपस में सहायता कैसे कर रहे हैं, और आपकी जो बेसिक नीड है यानी आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी हो रही है, वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। अंडर कॉपरेशन सर्विस इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट इज़ ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस. ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज़ द मोटो ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन क्या होती है। देखिए कॉपरेशन सर्विसेज की प्राइमरी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, एंड सेल्फ इंटरेस्ट की सेकेंडरी। कॉपरेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये प्राइम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लोगों के बीच में कॉपरेशन नहीं होगा तो ये सोसाइटी ही फॉर्म नहीं हो पाएगी, इसलिए बार बार ये कॉपरेशन पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ इंटरेस्ट होता है सेकेंडरी। आपका खुद का इंटरेस्ट है, माना आपको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, ओके, पर वो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, वो हमेशा सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ जॉइंट एक्शन इज़ द बेसिस ऑफ कॉपरेशन। अगेन वही बात आ गई कि यूनिटी होनी चाहिए, अगर यूनिटी नहीं होगी तो ये सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कॉमन इंटरेस्ट, द मेंबर्स कम टुगेदर टू fulfill their common interest. If may be so, or economy activities such as agriculture, trade, finance, manufacturing, etc. देखिए इस सोसाइटी के अंदर वही लोग आते हैं जिनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जैसे सबका सपोज कीजिए इंटरेस्ट है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, तो वो सब लोग आके एक साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होना पड़ेगा ताकि काम कर सकें, ठीक है, और साथ साथ उनके इंटरेस्ट भी, सेल्फ इंटरेस्ट भी फुलफिल हो। कोऑपरेटिव स्टेटस, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ टू रजिस्टर्ड under separate legislation. It gives a separate legal status and certain exemption and privileges under the act. तो
कोऑपरेटिव स्टेटस क्या होता है? देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे रजिस्टर करना पड़ता है खुद को सेपरेट लेजिस्लेशन के अंडर, ठीक है। ये एक उसे सेपरेट लीगल स्टेटस देती है और कुछ एग्जेम्पशन देती है। मतलब अगर हमें पता है कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ठीक है, उसे रजिस्टर तो करना पड़ेगा, बट उसमें बहुत सारी छूट मिल जाती है, क्योंकि इस एक्ट में ये है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है तो उनको बहुत सारी चीज़ों की छूट दी जाए ताकि उनको काम करने में या इस सोसाइटी को फॉर्म करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स, यही देखिए हम जो ये पढ़ रहे हैं, हमने जो भी ये पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आप इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में भी आप लेके बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि एक्चुअली एम्स क्या हैं इसके या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ओके, तो आज हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है वह हमने पढ़ा। अब एक टॉपिक और हमारा रहता है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, वो है पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम ये पहले टॉपिक कर चुके हैं, उसके बाद हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ईजीली इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड होती है टू देयर शेयर वैल्यू, यानी जिसने 80% शेयर खरीदे हैं उसकी लायबिलिटी ज़्यादा होगी और 20% वाले की कम होगी। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि सब मेंबर्स की ऑलमोस्ट इक्वल लायबिलिटी हो जाती है। इसमें मिनिमम पार्टनर्स होते हैं 2, मैक्सिमम 20 मेंबर होते हैं। इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ये एक अलग से एक लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक लीगल एक्सिस्टेंस होता है। इसमें कैपिटल लिमिटेड होती है, इसमें लार्ज होती है, मतलब यहाँ पे क्योंकि 3 या 4 पार्टनर होते हैं तो लिमिटेड होगी, और यहाँ पर ज़्यादा हैं मेंबर्स तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल भी ज़्यादा होगी। ये पार्टनर्स मैनेज करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। इसमें पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना दूसरे पार्टनर्स के अग्रीमेंट के लिए, यानी जब तक वो मान नहीं जाते ये अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ शॉर्ट लाइफ, ये परमानेंट होती है। इसे हम बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं रजिस्टर करा के। इसकी फॉर्मेशन में बहुत लीगल प्रोसीजर है जो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इसमें अगर हर पार्टनर अपने बारे में सोचने लग जाए, यानी सेल्फिश एटीट्यूड दिखाए, तो बिज़नेस में डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसमें स्मूथ और एफिशिएंट मैनेजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कीपिंग डिटेल्ड अकाउंट एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू गवर्नमेंट। देखिए, पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आया है वो ये है कि इसमें आपको अपने अकाउंट्स गवर्नमेंट को नहीं दिखाने पड़ते और ना ही सबमिट करने पड़ते हैं। जबकि अगर अब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में आइए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज़ ऑब्लिगेशन टू कीप डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बिजनेस एंड प्रेजेंट द बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। देखिए, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी डिटेल्ड अकाउंट है जो बिज़नेस का, जो भी आप अकाउंट्स आपके मैनेज हो रहे हैं वो, और जो बैलेंस शीट है प्लस ऑडिट रिपोर्ट हर साल की सीए के द्वारा गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है, कि ये गवर्नड होती है बाय इंडियन कंपनी एक्ट 1956, जबकि ये गवर्न होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये इसमें डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में जो कि इम्पोर्टेंट है।